यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आ रही। सब निकल गए घर। छुट्टी जब भी मिल जाए तभी भाग जाए, है ना? क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, डिप्रिसिएशन पढ़ रहे थे। अब बेसिक इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हम पहले पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हमने ये समझ लिया है कि जैसे हम इकोनॉमिक्स क्या है, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम इसका आंसर दे ले पाएंगे। ये दे जाएंगे, इसका आंसर हम दे लेंगे ना, क्योंकि जब भी ये होगा तो हम देखेंगे कि ये उत्पादन से संबंधित विषय है, ये वितरण से संबंधित है और ये कंजम्पशन से है। फिर हमको ये समझ में आ जाता है कि किन चीज़ों का तो वस्तु और सेवा है। फिर हमने उत्पादन में ये देखने की कोशिश की कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका है कि उत्पादन को हम ऐसे देख रहे थे, प्रोडक्शन को, कि ये इसको हमने उपयोगिता से जोड़ दिया था। ठीक, उपयोगिता से जोड़ा, इसी का सब पार्ट है या इसी का एक्सटेंशन कह सकते हैं कि इसको हमने फिर रचनात्मकता से जोड़ा, क्रिएटिविटी। तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर होता है ना? वो बंद करेंगे गेट। गेट बंद करेंगे। एक तरीका हमने ये देख लिया था। दूसरा तरीका हमको डिफाइन करने को और मिल सकता है। हमने देखा था इसको, दूसरे हमने देखा था कि, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, और नेचुरल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स की बात हमने की थी। ये दो तरीके से हमने उत्पादन को देख लिया था। ठीक, जब वितरण के संदर्भ की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो कौन करता है? सरकार करती है या बाजार करती है ना? कोऑपरेटिव भी करती है कि नहीं? ऐसा होता है। तो जब मार्केट हम बोलते हैं तो उसका कुछ सेंस होता है, वो हमें समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। मार्केट तक चीज़ों को पहुंचाना जिससे लोग खरीद सके, ये मार्केटिंग हो गई, ये मार्केटिंग हो गया, है ना? इस तरीके से हमने समझा। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि अच्छा, जब ये कुल प्रोडक्शन हो रहा था, तो जब उत्पादन हो रहा है टोटल, तो हमने ये समझ लिया था कि उत्पादन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उत्पादन होता है तभी इस बात की गारंटी है कि जीवन स्तर अच्छा होगा, तो है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आ गया कोई? पानी वानी हो तो पूछ। आ जाओ आ जाओ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर, जीवन की गुणवत्ता की बात हम तभी हमारी अच्छी हो सकती थी। आज तब हमने जब उत्पादन के संदर्भ में यहाँ देखा, तब हमने ये समझा कि उत्पादन तो इधर वाला था, ये था। तो इसके लिए जब हमने एचआर की बात की तो हमने कहा कि इसको क्या होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए, है ना? इसकी कैपेबिलिटी की बात की, हेल्थ दिया इसको, एजुकेशन दिया था। फिर इसकी फंक्शनिंग के लिए जरूरी थी आज़ादी, जरूरी थी स्वतंत्रताएं। तो स्वतंत्रताएं कौन सी थी, वो हमने चीज़ों को समझा था। ठीक, स्वतंत्रताएं क्या थी ये हमने चीज़ों को समझा था,
ये क्लियर है? यहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं थी। फंक्शनिंग के लिए स्वतंत्रताओं की आवश्यकता थी। जब स्वतंत्रताओं को हमने देखा था तब हमने समझा था कि कौन कौन सी हैं। तो सामाजिक स्वतंत्रताएं थी, आर्थिक और राजनीतिक थी। आर्थिक को ही हम उदारीकरण बोलते हैं, राजनीतिक को हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं, सामाजिक को हम सशक्तिकरण बोलते हैं। हम मानेंगे कैसे, हमें पता कैसे लगेगा कि सामाजिक रूप स्वतंत्रता आई है? तो हम बोलते हैं अगर एम्पावरमेंट हुआ है, सशक्तिकरण हुआ है। सशक्तिकरण दो तरीके का होता है, व्यक्तिगत सशक्तिकरण होता है और सामूहिक सशक्तिकरण होता है। जब सोशल एम्पावरमेंट होता है या सामूहिक होता है तो जैसे कोई जात विशेष पूरी सशक्त होती है, निर्णय की क्षमता उसमें जाती है। जैसे महिलाएं एक साथ सशक्त हों तो सामूहिक सशक्तिकरण है। और व्यक्तिगत है ना, हम लोग हो सकते हैं ऐसे करके। ये हमने समझा था, ठीक। फिर हमने ये समझने की कोशिश की इसके साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं। हमने समझा ये वाली बात जिन्होंने बताई थी, यहाँ पे सक्षमता वर्ड का उपयोग किया था, उनका नाम अमर्त्य सेन था। फिर हमने चीन को देखा, श्रीलंका को देखा, केरल को देखा, पश्चिम बंगाल को देखा, तो हमें ये समझ में आने लगा कि जो सेन ने जो बात कही है वो सही की है। और सेन ने इन्हीं सब का तुलनात्मक अध्ययन करके ये बात रखी भी थी। सेन इसीलिए कहते हैं कि ये आज़ादी कहाँ होती है? लोकतंत्र में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र आर्थिक विकास का आपसी क्या रिश्ता है? ये भी आपके यहाँ मेरे ख्याल से पाठ्यक्रम में है शायद, हाँ, विकास उद्योग है ना, ऐसे करके है ना, डेवलपमेंट इंडस्ट्री और डेवलपमेंट। तो जब उस वाले थीम को समझेंगे तब उसमें लोकतंत्र को लिखेंगे, लोकतंत्र में इन स्वतंत्रताओं को लिखेंगे, जब इन स्वतंत्रताओं को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, सक्षमता को लिखेंगे और फंक्शनिंग को लिखेंगे। और जब इसको लिखेंगे तो फिर ये उत्पादन को लिखेंगे। जब हम उत्पादन को देखते हैं तो अब इंडिविजुअल के उत्पादन को देख पाना मुश्किल है। तो हम, क्योंकि फिर हमें तो ये भी समझना है ना भाई, पहले कितना होता था अब कितना होता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि हम तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमने एक समय काल लिया था, जैसे 1 साल लिया था, और तुलना कर रहे थे कि पहले कितना उत्पादन था अब कितना उत्पादन है। उत्पादन को हमने किस में देखा था? कुल में देखा था। जब कुल को उत्पादन में देखा तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया नेशनल इनकम का। असल में इससे भी क्या होने वाला था, इस पूरी फंक्शनिंग से क्या होने वाला था? उत्पादन ही बढ़ने वाला है ना। जैसे हम सक्षम बने, हमें काम करने का मौका मिले, हम सशक्त होते हैं, हम राजनीतिक निर्णय ले सकें, हाँ, तो इन सब से होना क्या है? यही होना है, वस्तुओं और सेवाओं का। और इससे क्या बढ़ना है? राष्ट्रीय आय बढ़नी। तो इस कारण से क्या होता है कि हम अगर राष्ट्रीय आय को देख लेते हैं तो हमें ये अंदाजा लग जाता है कि वास्तव में कुल कितना काम हुआ होगा या हो रहा है, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव देखने की सबसे बढ़िया जगह कौन है? कुल उत्पादन। इसी राष्ट्रीय आय को फिर हमने क्या नाम रख दिया? जब हम इसको देखते हैं तो इसका नाम होता है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर डेवलपमेंट भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, आप बोलेंगे, हम देखेंगे, अभी कुछ समझते हैं थोड़ा सा, तो बस अभी इतना समझ लेंगे। तो आर्थिक समृद्धि समझ में आई क्या है? जब हम देखेंगे राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं किसको दिखाती हैं? कुल उत्पादन को, ठीक। और इस तरह का कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसका भी असर यहां पड़ता है, ठीक। मिटा दूं इसको, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा
कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने जीडीपी वाला देखा था, अब उसमें मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस अब पड़ता है, कोई आवश्यकता अभी आपको है नहीं जानने की। पहले हमारा काम क्या है कि पहले हम इकोनॉमिक्स को समझें। जैसे गिनने में आप क्या कर रहे हो, बस आपको शुद्ध गिनना है, आपको बस साफ डेटा चाहिए। तो साफ डेटा में क्या क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को मेंशन कर लेंगे तो वो पता लगेगा कि इसको ऐसे गिनेंगे, इसको ऐसे गिन लेंगे। तो वो कोई कंफ्यूजन की जगह ही नहीं है, उसमें मतलब कुछ है नहीं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन हमें समझने की कोशिश क्या करनी। तो 6 बज गया। खोल दी। अब रहने दीजिए, ये अभी नहीं बटा था क्या, तो कल से दीजिए, ठीक। अच्छा, इसीलिए मैं लेट आया थोड़ा सा। असली में रोज एक सवाल मिलेगा आपको, लिखना है, वो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला। तो 2-3 क्लास के बाद शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले कुछ पता ही नहीं होता, तो क्या लिखें उस पर, है ना। तो अब आज से मिलना था आपको, तो मैं सोचा आपको मिल गया होगा, आप लिख लियो। ठंड में ट्रेन देर से आ रही, हाँ है ना, ऐसा है, कोहरा, कोहरे का असर हर जगह दिखता है। आइए कल से अब कार्यक्रम शुरू होता है। तो जो आपको जब सवाल मिलेगा, तो सवाल मिलेगा तो आपको करना क्या है, कम टाइम में आपको प्रैक्टिकली उसको सोचना है और उसको लिखना है, अपने मन से जो इच्छा करे वो लिखना है। जैसे यहाँ के टेस्ट में हमको डरने की जरूरत नहीं है, और डे 1 में आपको परफेक्शन आपको आएगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है ना। तो एक दिन में परफेक्शन आता नहीं, आपको लिखिए, दबा के लिख दीजिएगा, जो मन आए। जांचने वाले की के बवाल है, जांचो इसको। तो पहले करना क्या है कि हमको हिम्मत खोलनी है, इतना कोई बहुत कठिन कुछ है नहीं दुनिया में। एक चीज हमेशा समझने की कोशिश करेंगे, असल में जितना हमको पढ़ना है वो सारा नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी रहता है, वो सारा ज्ञान हमारे पास रहता है। इस एंड्रॉयड की दुनिया में तो वो सब कुछ पहले से आ ही चुका है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने देखा नहीं है, जो आपने सुना नहीं है, वो सारा ज्ञान है। समस्या कहां पे है, सिर्फ एक्सप्रेशन में नहीं है। सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां होती है, चीजों को अलग करने में। सबसे बड़ी समस्या कहां है कि चीजों को अलग करने में। जैसे जो बात मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने सशक्तिकरण की बात की, मैंने सक्षमता की बात की, व्यायाम बात, या मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं असल में, अब देखो, हो सकता है मैं बहुत इमोशनली आपसे अटैच हूं, मे बी ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सही बात है ना, ये हो सकता है, एक संभावना हो सकती है कि हो सकता है मैं आपसे अटैच हूं, तो मेरा रिलेशन इनफॉर्मल हो सकता है। थोड़ा सा मैं ऐसा सोच सकता हूं कि यार उसी पृष्ठभूमि से मैं भी रहा हूं, बड़ी गरीबी देखी, बड़ा झेला, यार पढ़ने को सही मौका मिला, इन बच्चों को मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, बच्चों को भी लगता है हाँ हाँ ठीक है, ये है वो है, बातचीत करते, तो बच्चों को भी लगता है, इसलिए बच्चे और इनफॉर्मल हो जाते हैं। तो ट्रेन, ठंड है, कोहरा है, ट्रेनें लेट हैं अभी, आइए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप इस दृष्टिकोण से अगर मुझको देखने की कोशिश करते हो, तो ये कौन सा विषय है जो इसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तब ये जो मेरी क्रिया है, तब ये जो मेरा व्यवहार है, ये जो पढ़ना पढ़ाना है, ये सामाजिक गतिविधि हो गई, तब इट इज अ सोशल फिनोमेना, ठीक।
लेकिन इसी गतिविधि का एक आयाम और भी है कि मैं यहां पे सेवा पैदा कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई जॉब, और इसके बदले मुझको पैसा मिलेगा। तो ये जो दूसरा वाला दृष्टिकोण है ये इकोनॉमिक्स। तो ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी जिसमें आप ये कह दो कि ये सामाजिक और आर्थिक एकदम से ऐसे साफ साफ हैं। एक ही क्रिया में, एक ही व्यवहार में आर्थिक क्रिया भी शामिल होती है, सामाजिक भी शामिल हो सकती है, हो सकता है राजनीतिक भी शामिल हो जाए। हम लोग बात करते करते दुनिया भर की बात करने लगे, हो सकता है ऐसा। तो एक ही समय में तीन तरह के व्यवहार हो सकते हैं, है ना। तो समस्या कहां है? समस्या बस यहां है कि जब आप मुझको यहां देखो और इकोनॉमिक्स में देखो तो आपको सेवा, वस्तु, विनिमय, उपभोग, है ना, बाजार, यही सब दिखना चाहिए। अगर आप इन शब्दों, इन आयामों के संदर्भ में विचार आपका दिमाग करता हो और इसको आप ध्यान में रखते हो तो आप जो देख रहे हो वो इकोनॉमिक्स है। तब वो क्या है? इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ इकोनॉमिक्स क्या है? तो इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। शिक्षा मस्तिष्क का प्रशिक्षण है असल में। तो इफ यू वांट टू सी अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पहले उसको, अगर आप एक आर्थिक गतिविधि को देखना चाहते हैं तो पहले उसको आप सामाजिक गतिविधि से अलग करें। अब विषय के संदर्भ में अलग है, लेकिन आदमी के लिए सामाजिक आर्थिक गतिविधियां मिली हुई हैं। इसलिए जब जमीन पे उतरेगा तो वो कुछ अलग असर दिखा जाता है, तब वो अलग असर दिखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये समस्या हमेशा रहेगी और इसी को अलग करना सीखना ही सब्जेक्ट है। यही ध्यान है, यही योग है और यही नॉलेज है, यही ट्रेनिंग ऑफ माइंड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं और मुझे उत्पादन दिखता है, वस्तु दिखती है, सेवा दिखता है, कुल बढ़ता दिखता है ना, समृद्धि दिखती है, सक्षमता दिखती है, मानव संसाधन दिखता है, प्राकृतिक संसाधन दिखता है, फिजिकल रिसोर्स, भौतिक संसाधन दिखते हैं, तब आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो इकोनॉमिक्स। अब दिखा? फोकस ऑन दीज वर्ड्स और वही देखना है, तो वो रिदम आ जाएगा। फिर आपको वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि वो भाषा कहाँ से आए, क्योंकि उस भाषा के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उस विषय में वही भाषा लिखोगे और अगले विषय में अगली भाषा और तीसरे में तीसरी भाषा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम उन शब्दों पे ध्यान देंगे, इन अवधारणाओं पे ध्यान देंगे और हमेशा हमारा ध्यान प्रोडक्शन पे होगा। और प्रोडक्शन का डायरेक्शन किधर, दिशा किधर होगा? उत्पादन का, उपभोग की तरफ। ये हमेशा क्लियर होगा, तब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। जैसे सीरिया में बम फटा और अगर हमको ये दिखा कि यार जो लोग आर्थिक गतिविधि करते थे, जिनकी दुकानें थी, जो गाय पाल रहे थे, जो भैंस पाल रहे थे, या ऊँट भी पाले होंगे वहाँ लोगों ने, जो ऊँट पाले होंगे, या जिस तरह, तो जो मशीन बना रहा होगा, जो तेल निकाल रहा होगा, जो और सारा काम कर रहा, घरों के काम कर रहे होंगे लोग, तो ये जो सारे काम थे उसका क्या हुआ? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक जो बोला सीरिया में, उसका क्या हुआ? अगर आप सीरिया के संदर्भ में इस दृष्टिकोण से सोच पाते हो तो ये इकोनॉमिक्स है। और अगर ये समझते हो कि सीरिया में जो लोग थे उनके परिवारों का क्या हुआ, वो किन मोहल्लों में रहा करते थे, उनके रिश्ते क्या थे, शादियां कैसे होती थी, वो जो ताना बाना था, वो जो आपस में हर्षोल्लास था, जो त्योहार थे, जो उखड़ गया, उसका क्या हुआ, तो ये सोशियोलॉजी है।
तो जब सीरिया की बात होगी तो दो आयाम मिला आपको समझने का। जब हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो इकोनॉमिक्स क्या है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड है, हमको उसी दिशा में सोचना है, उन्हीं शब्दों के साथ सोचना है। ये याद रख लेना, पूरी इकोनॉमिक्स में उत्पादन जो है ये वही है जो संविधान में का मूल ढांचा है, जो केशवानंद भारती में बोला था, है ना। केशवानंद भारती कौन थे पता है? केरल का मठ है ना। हाँ, क्या थे, क्या चीज? अच्छा 73, नहीं 73 की बात नहीं कर, वो नहीं, वो मैं केशवानंद कौन थे मैं ये पूछ रहा हूँ। केशवानंद केरल के एक मठ चलाते थे ना, उनकी प्रॉपर्टी केरल सरकार ने ले ली थी, तो उसको फिर वो नानी पालकी वाला कौन था ऐसे, उनके पास गए थे, तो वो आर्टिकल 21-26 का बवाल था, तो वो चले गए कोर्ट फिर लेकर के। वही थे जब ये कौन अभी मंदिर में नहीं सरकार ने प्रॉपर्टी सब ले ली, टनों तोड़वाया था, बहुत सोना वोना निकला था मंदिर में, उन्हीं ने फिर अपोज किया था, वही इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनकी संपत्ति भी ले ली गई थी। और वहीं से जो है फिर वो सब परमात्मा की मर्जी है, वो जो चाहेगा सो करवाएगा। जो सरकार में बैठा है वो भी उसी के आशीर्वाद, उसी की इच्छा से है। कुछ ऐसा है जो पैगंबर, अल्लाह या नारायण या ब्रह्म की इच्छा के विपरीत हो सके इस दुनिया में? कुछ नहीं, वो निमित्त मात्र है, कारण मात्र। आओ आओ यहाँ आओ। हाँ हाँ, सब कारण, जाने दो, सब त्याग दो सबको। जब हम इकोनॉमिक्स में कहेंगे जैसे, तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में हमेशा जिस पॉइंट पे फोकस करना है वो मूल क्या है, उत्पादन, प्रोडक्शन। बिना उत्पादन के कुछ नहीं है, सारी कहानी उसके बाद शुरू होती है। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया था? उत्पादन को ही बढ़ा दिया था। तो पूरे मूल में सिर्फ एक शब्द रहेगा, उत्पादन। और दिमाग में बैठा लेना कि जब भी कोई पूछे, जब भी कहीं कुछ चीज़ समझ में आए, पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आई है, तो मूल जो पकड़ के रखना है उत्पादन, ये नहीं गिरना चाहिए। अगर ये गिरा तो बवाल होगा, क्योंकि जब पैदा ही नहीं होगा, बाकी वितरण की, उपभोग की प्रक्रियाएं उत्पादन के बाद हैं। पहले फसल उगाओ, तब बांटोगे, तब खाओगे। फसल ही ना होगी तो करोगे क्या? क्लियर ना? तो इसलिए पूरी इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या है, प्रोडक्शन जो है वो केंद्र में है। इसी उत्पादन को हम जिस चीज से देख रहे थे उसका नाम हमने राष्ट्रीय आय रख दिया था, और इसके इसी में ही जीडीपी वगैरह थे ना, जीडीपी, जीएनपी वगैरह वो सब देखे थे। इस कारण से जब जीडीपी गिरती है, इसी का नाम हमने आर्थिक समृद्धि रखा है। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है कि कुल जो पैदा हो रहा है वो बढ़ता है, कुल जो पैदा होता है आ जाओ तो वो बढ़ता है। क्लियर हो गया ना? अब ये जैसा है तो पूरी इकोनॉमिक्स में कहां पे फोकस करके रखना है? पी वर्ड, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमने समझ लिया, प्रोडक्शन क्या है, उपयोगिता क्या है, उसका निर्माण कैसे करना। इसके बाद की कहानी पे आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से हुआ? हमने देखा औद्योगिक क्रांति में हुआ। औद्योगिक क्रांति में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ था। जब लोग पैसा कमा के ले जाते ना, उसके पहले वाणिज्यिक क्रांति है। जब वाणिज्य शुरू हुआ, वाणिज्य करते थे ना, व्यापार करना शुरू किए, तो लोगों के पास यूरोप में आ गया पैसा। पैसा आ गया तो वहाँ सबसे ज़रूरी क्या चीज़ थी? गर्मी। मैंने बताया था गर्मी थी, तो गर्मी के लिए चाहिए था कोयला। और कोयला कहाँ होता है? जमीन के अंदर। तो कोयला जो आदमी जितना निकाल पाता वो उतना अमीर हो जाता। कोयले की समस्या क्या आई थी? कोयला कहाँ था? जमीन के नीचे था। जैसे नीचे से निकालते थे आ जाता था पानी, है ना। फिर इस पानी को निकालने के लिए क्या करते थे? बनाते थे घोड़े, है ना। अब मुझसे बनेगा नहीं,
हाँ, मैंने सीखा था कभी आर्ट, अब नहीं कर पाता हूँ। ये सब गुण होते हैं, अच्छा चित्र बना पाना, अच्छा गाना गा पाना। जैसे खराब चित्र तो किताबों में अक्सर आप लोग बनाते रहते हो, कॉपियां देख लो तो पता लगेगा। ये क्लास में थे लेकिन उन्होंने पूरी सृष्टि रच डाली है उतनी देर में, ऐसा होता है। तो घोड़ा इस पानी को खींचता था, इसलिए ये हार्स पावर थी, तो पानी जो निकल जाता था तो कोयला निकल जाता था। लेकिन ये 90 मीटर जो पानी था ना, जैसे ज्यादा होने लगता था तो घोड़े से खत्म, हिम्मत खत्म हो जाती थी। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या थी, जरूरत थी ऐसी मशीन की जो पंप करे। तो शुरू में बड़ा बड़ा वो बनाया, भाप का इंजन था, उससे ऐसी मशीनें बनाई गई जो ये पानी निकाल सकती थी। तो जब ये पानी निकाल सकती थी तो मशीन की ताकत का अंदाजा हो गया। फिर उसके बाद तो कहानी हो गई, जो पानी निकाल पाया वो अमीर हो गया। जैसे ये कॉफ़ी हाउस नहीं होता, ये अरब से आया असल में। ऐसे जो है अरब कंट्रीज़ में होता था शुरू में, लोग एक जगह इकट्ठा होकर के, अभी भी उनके यहाँ समुदाय पे होता। कभी अरब में पार्टी वगैरह देखोगे तो एक ही जगह बड़ा सा खाना रख के सब उसी में खाएंगे, देखना कभी यूट्यूब वगैरह पे। वैसे ही अमेरिका, यहाँ पे ब्रिटेन में क्या हुआ, लूनर सोसाइटी हुआ करती थी, वो भी कॉफ़ी हाउस ही थे। उसी में ये सब जेम्स वाट वगैरह जो लोग हैं ना, सब एक दूसरे के साथ, व्यापारी वैज्ञानिक सब आके रात को कॉफ़ी वगैरह पिया करते थे। जैसे यहाँ कॉफ़ी हाउस भी रहे, अंग्रेज आए तो बाद में कॉफ़ी हाउस का कल्चर भी आया, जहाँ लोग पढ़े लिखे बात करते हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग आते हैं, ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ तो लोग ही नहीं होते पढ़े लिखे, तो बात क्या करेंगे। हाँ, अब जो होंगे वही तो बात करेंगे हम। ये समझ में आया हमको, ये था। तो इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, कुल उत्पादन बढ़ गया था। अब जब उत्पादन ज्यादा होने लगा तो लोगों के पास ये चिंता थी, ये बेचें कैसे, बेचें कैसे उसको। तो अब इसमें कुछ लोगों ने नियम बना दिया कि भाई ऐसा है कि जो पूर्ति है, पूर्ति क्या थी, उत्पादन की पूर्ति, किसकी सप्लाई, प्रोडक्शन की। पूर्ति जो है वो अपनी मांग खुद ही रचती है, जितना पैदा करोगे वो बिक जाएगा, है ना। अब शुरू में तो भाई कम पैदा हो रहा था ना, अब ये लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगी, लोग वैसा काम करने लगेंगे, ये और आगे बढ़ जाएंगे। लोग कहेंगे ये जो हो रहा है औद्योगिक क्रांति में, इसको होने दो, इसको होने दो। तो क्योंकि जितना पैदा होगा उतना फायदा होगा। तो वो क्या कहा, अहस्तक्षेप। लेज़र-फेयर, एडम स्मिथ वगैरह, है ना, ये सेन, जेबी सेन ने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था, दुनिया भर के नियम है। क्यों ऐसा कहा था, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा था और उत्पादन होने से दुनिया खूबसूरत हो रही थी। कुछ लोगों ने तलाश लिए थे रास्ते, उन्होंने कहा कि ठीक है माल पैदा करो, खरीदेगा तो है ही, और लोगों ने उसमें बेचने के तरीके खोजने लगे। बोराट करे कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया हूँ बीच से उनका था। वो पहला शख्स था जिसने मार्केटिंग को तलाशा। उसने ये बनाए थे बोन चाइना वगैरह के कप प्लेट वगैरह। उसने कहा, उसको डिजाइन करके लोगों को बताया कि देखो इसकी आदत डलवाई, इसको यूज करो, इसी में खाओ, इसी में पियो, ये अच्छा होता है। वहाँ से प्रचार शुरू हुआ, वहाँ से प्रचार शुरू हुआ। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी यहाँ सबको चाय पिलाई थी, और आज चाय के दीवाने हैं हम लोग। बिना चाय की जिंदगी हमारी होती नहीं। पढ़ाई बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, थोड़ा समझते रहिएगा, इससे खूबसूरत कुछ है नहीं दुनिया में। लेकिन बस ये समझ लीजिएगा, इट इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ माइंड। इफ़ यू want to see what is economics, then focus on the production. इस चीज पे करो, इसको ध्यान में रखोगे, समझ में आएगा। यही ज्यादा बढ़ रहा था, इसी की पूर्ति थी, ये अपनी मांग खुद बनाएगी। हस्तक्षेप करो, इसी पूर्ति ने मार्केटिंग को पैदा किया था, इसी ने प्रचार, एडवर्टीजमेंट को, प्रचार को पैदा किया था। ठीक, अब हुआ क्या, ये सब कुछ होता रहा, सब कुछ होता रहा। लेकिन दुनिया, पहले क्या था, यूरोप खाली औद्योगिकृत था, दुनिया के अन्य देशों में उद्योग पहुंचने लगा। टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, रिस रिस के पहुंचती है ना, तो और जगह पहुंच गई। दुनिया के अन्य देश भी उत्पादन करने लगे, वो भी मशीनों का उपयोग करने लगे, वो भी करने लगे। और स्थितियां यहां तक पहुंची
उसी में पहला विशुद्ध हो जाता है। पहला विशुद्ध हो गया तो क्या हो जाता है कि सब अपना अपना दुकान बंद करते हैं और खाली हथियार बनाते हैं, क्योंकि हथियारों की मांग खूब हो जाती है। तो हथियार बनाने लगते हैं, तो खूब हथियार सब बनाते हैं तो हथियार बिकेगा, बाद में युद्ध रुकने लगता है। अब रातों रात तो आप फिर बदल नहीं जाओगे, रातों रात आप बदल जाओगे नहीं। तो बदले नहीं तो क्या हो गया, अब उत्पादन की जो गतिविधियां थी, है ना, 90s जो 10 का दशक है, जो 20s है, जो 30s है, ये वो दशक है जिसमें शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, उसके बाद फिर डाउन होने लगा। अब जब ये डाउन होना शुरू हुआ तो उत्पादन कौन कर रहा था? इंसान कर रहा था, ह्यूमन बीइंग कर रहा था, हम लोग कर रहे थे। मैंने एचआर का बताया था कॉन्सेप्ट आपको। तो जब ये बना रहा था उसको, तो क्या हुआ, जब उत्पादन कम हुआ तो जो कंपनी का मालिक था उसने इसको निकाल दिया। जब इसको निकाल दिया तो ये घर आके बैठ गया, चारपाई पे लेट गया। अब जब इसको निकाल दिया यहां से, ये घर आके सो गया। अब सो गया, कोई काम नहीं किया, पैसा कितने दिन चलेगा इसका? चलना नहीं है। और जब इसने निकाल दिया तो जो पैदा हो रहा था वो और कम हो गया। यही सबके साथ हुआ। तो जो अनिवार्य वस्तुएं थी वही नहीं आ रही थी मार्केट में। तो जो अब जब इसके पास पैसा ही नहीं था तो ये क्या खरीदेगा? तो जो लोगों ने नया पैदा करने की कोशिश की उनके लिए मांग नहीं थी, तो वो पैदा किए, उनका माल बिका नहीं, वो हतोत्साहित हो गए, वो भी काम धंधा बंद करके बैठ गए। समझ में आ रहा है हमको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान आसान से। अब ऐसी अवस्था में जो ये फिर और लोगों को निकाल दिया इसने, तो और लोग भी घर लगा लिए, अपना बैठ गए, वो भी चारपाई पे सो गए। अब हालात खराब हो रहे थे, सारी कंपनियों में यही हो रहा था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये 1910 का जो दशक है उसमें ही दुनिया के बड़े बड़े बैंक जो है वो कोलैप्स करने लगे। बड़े बड़े बैंक जैसे अभी हुआ है, बैठने लगे हर जगह। भारत में भी बैठ रहे थे, भारत में भी बैंकिंग व्यवस्था वगैरह चरमरा रही थी, क्योंकि अंग्रेज उसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन से जोड़ ले गए थे। तो जब ब्रिटेन गड़बड़ होने लगा तो यहाँ पे भी असर पड़ने लगा था। उसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पे भी असर पड़ा था। भारत में जूट, कपास, इन चीज़ों की खेती कराई जाने लगी थी, और जब वहाँ डिमांड खत्म हुई तो इधर हालत गंभीर होने लगी थी। यहाँ के बैंक खराब होने लगे, तो इन्होंने भी 1921 में क्या किया कि जो यहाँ पे 3 बैंक थे यहाँ पे, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई के अलग चलाया करते, तो मिला करके एक नया बैंक बना दिया, ये इंपीरियल कर दिया। ऐसा ही यूरोप में भी हो रहा था। वो लोग भी जहाँ जहाँ अंग्रेज थे सब बैंक वैंक को मर्जर वगैरह कर रहे थे, उनसे चीज़ें संभल नहीं रही थी। तो हुआ क्या कि अब इसका हल नहीं समझ में आ रहा था कि डील कैसे हो ये प्रॉब्लम। तो अब क्या हुआ, एक ऐसे दृष्टिकोण की जरूरत पड़ी कि इस घटना में असली में लोग कहाँ था, अर्थशास्त्री कहाँ खड़ा था? यहाँ खड़ा था। अर्थशास्त्री कहाँ खड़ा था? यहाँ खड़ा था। तो ये इसको देखा करता था, इसको देखा, ये इसको देख रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कहा गया कि भाई ये तब समझ में आएगा जब अपने को दूर ले जाओ, है ना। और आंख जब दूर ले जाओ, तो जब दूर से देखोगे तो क्या होगा, ये सब समझ में आएगा। जब दूर से देखोगे तब ना समझ में आएगा कि यार जब इसको निकाल दिए, इसके पास पैसा नहीं, तो इसका माल खरीदता कौन था? यही तो खरीदता था, तो खरीदा नहीं इसलिए इसकी हालत खराब हुई। तो ये चेन थी, ये चक्र था। तो इसके लिए क्या था, कहां से देखने की जरूरत थी? दूर से। ठीक। तो इसमें क्या कहा गया, जब दूर से देखने पे लगा कि अगर इसको पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो, तो दे दो तो क्या करेगा, ये खरीदारी, डिमांड पैदा हो जाएगी और चक्र चल जाएगा। ये जो दूर से देखने का अर्थशास्त्र पैदा हुआ, जो ये पैसा देने की बात कर रहा था, इस अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया। और इसको बर्ड आई व्यू कहा गया।
समझ में आया? ये वाला अर्थशास्त्र क्या था? माइक्रो था। क्लियर हुआ दोनों क्या थे, दोनों में क्या डिफरेंस था, क्यों पैदा हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पैदा किया उसमें जॉन मेनार्ड कीन्स वगैरह और लोग भी थे। ठीक, अब ये जो कुल देखने की जरूरत थी, यथा ये चीज पहले उपयोग में लाई जाती थी, उत्पादन पे ध्यान था, लोग जीडीपी जैसी चीज की बात करते थे, लेकिन सही में जीडीपी का उपयोग जो है वो अब शुरू हुआ इस दृष्टिकोण से। क्योंकि आप अर्थशास्त्री की कमर में पट्टा डाल के सही में थोड़ी लटका दोगे ऊपर, हाँ दूरबीन लेके देखो क्या हो रहा है। ये तो हमारा एक कहने का तरीका है कि इट इज अ बर्ड आई व्यू, और हमको कैसे देखना है। तो हमें ऐसे तरीकों की जरूरत है जिसके माध्यम से हम कुल को देख पाएं कि किस तरह की आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। तब जीडीपी आ गया, राष्ट्रीय आय की संकल्पना आ गई, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र आ गया, उनके आंकड़ों को इकट्ठा करने की जरूरत आ गई, और सरकार के कृत्रिम हस्तक्षेप की बात की कि अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप नहीं बल्कि हस्तक्षेप की जरूरत है। देयर इज अ नीड ऑफ इंटरफेरेंस। तो अहस्तक्षेप का अंत हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्म के साथ ही। यही वो दशक है जब ये जन्म हुआ तो दुनिया भर में बैंक बनाए गए बड़े बड़े, क्योंकि अब हस्तक्षेप कैसे करोगे, तो सभी बैंक एक बड़े बैंक से होंगे। अमेरिका में 33 का एक्ट आया, 35 में उनका केंद्रीय फेडरल रिजर्व बना, 1935 के एक्ट से भारत में आरबीआई भी स्थापित हुआ है ना। ये वही समय है, उसी समय में सब हो जाता है। ठीक, सब इसी में बने हैं। अब पाकिस्तान था ही नहीं तो उन्हें उनका ही बना देते हैं क्योंकि वो बाद में बने तो उनका बैंक बाद में बनेगा ना, नहीं तो बाद में सोचो कि स्टेट बैंक ऑफ, उनके यहाँ भी स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है बाद में क्यों बनाया उन्होंने? सर बांग्लादेश का बैंक तो 35 में नहीं बना था, हमें तो बांग्लादेश ही नहीं था भाई, तो कहाँ से बैंक बनवा रहे हो बांग्लादेश? ठीक, तो अगर आपको 1935 के इतिहास के अधिनियम को समझना है तो आपको दुनिया के इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, उस दौर की घटनाओं को देखना पड़ेगा, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्म को समझना पड़ेगा। ठीक, मैक्रो, अब समझ में आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू जानेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा, वैसे कोई ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, हाँ कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं, हाँ जरूरत है नहीं, नहीं ये तो बता दूंगा ना, अभी ये अभी लिखा दूंगा, ये थोड़ा सा लिखा दूंगा, ऐसा लिख लो, चलो ऐसे लिखो कि ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया में आर्थिक मंदी आई, जो दुनिया में आर्थिक मंदी आई, ठीक, उससे बचने के उपायों में अर्थव्यवस्था के एकीकरण के प्रयास किए गए। ठीक, 1930 के दशक में जो हल सामने आए, दशक में जो हल सामने आया, ऐसे लिखो, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में सामने आया। के रूप में सामने आया, ऐसा नहीं था
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में उपयोग की गई अवधारणाएं, ऐसा नहीं था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में उपयोग की गई अवधारणाएं पूरी तरीके से नई थी, पूरी तरीके से नई थी, ठीक, लेकिन इनका उपयोग सर्वथा नया था। इनका उपयोग सर्वथा नया था, मतलब पूरी तरीके से नया था, ठीक। अहस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया गया। अहस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया गया। ठीक, उसकी जगह हस्तक्षेप को महत्व दिया गया। हस्तक्षेप को महत्व दिया गया। इस हस्तक्षेप को करने के लिए जो उपकरण सामने आए, इस हस्तक्षेप को करने के लिए जो उपकरण सामने आए, डैश करिएगा, पहला लिखिएगा, राजकोषीय नीति, है ना, इसको ब्रैकेट में बजट लिख लेंगे। दूसरा मौद्रिक नीति, ठीक, के रहे, ठीक, ये दो आए। और इसको आप हस्तक्षेप तब करोगे, है ना, तो दो, जब आप फिस्कल पॉलिसी की बात करते हो, बजट की बात करते हो, मौद्रिक नीति की बात करते हो, तो कब आया है इसका, जो जिस तरीके से हम यूज करते हैं, ये वही 30 का पीरियड है ना। ये अर्थशास्त्र जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम पे कीन्सवादी अर्थशास्त्र कहलाया। ये पूरी धड़ा है, ये स्ट्रीम है, चलती है। अब ऐसा नहीं है कि कीन्स ने इसको पैदा किया, वो पूरा दौर है, बहुत सारे लोगों का एफर्ट है, लेकिन चूंकि दुनिया पे राज कर रहा था ब्रिटेन, तो उसी का आदमी जाना जाएगा ना। हाँ? अब आपके यहाँ भी पुत्तन ने दिया था, बोले थे ऐसा करो, बैंक मिला लो, लेकिन माने नहीं थे पुत्तन की बात, किसी ने पुत्तन को ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ भाई, आग, ठंड का मौसम था, आग थी, आग जल रही थी, पुत्तन गए, देखो भैया बढ़िया तरीका है कि जला रहे। हाँ, कोई कहानी बता रहा चंद्रगुप्त मौर्य और की जंगल में जो है वो चाणक्य वाणक्य, वही सब ना, मौर्य